जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके देखने वालों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। इंडिया इज ऑन द मून एंड इंडिया इंडियंस आर ओवर द मून। ओवर द कहते हैं ना मून। कि हाँ, इंडिया को 4 चांद लग गए हैं आज। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो सबको बिल्कुल ऐसे। मुबारक मेरी तरफ से। हैप्पी कंग्रेचुलेशंस। और क्या कहते हैं, खुश हिंदी लफ्ज भूल गया मैं। बधाई हो कुछ। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज बात करनी है कि एक तो थोड़ी ब्रिक्स की बात करनी है। एक तो वहाँ पे एक्सपेंशनिज्म की बात हो रही है, लेकिन दैट वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट ऑब्वियसली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी कि वो साउथ अफ्रीका में अमंग कॉम्पिटिटर्स फ्रेंड्स मौजूद हैं और वहाँ पे उनको सारी बात है ये ऐलान करना पड़ा किया उन्होंने कि इंडिया इज़ ऑन द मून। और वहाँ पे पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज़ इट लाइक इन ब्रिक्स इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ टॉकिंग with his partners, with friends and foes in fact. इसके क्या ऑप्टिक्स हैं, क्या रिसेंटली आपको पता है रशिया का लूना 25 फेल्ड टू रीच देयर। सो पहले तो इस पर ज़रा बात करें, फिर हम ज़रा ब्रिक्स में क्या डेवलपमेंट्स हुई इस पर थोड़ी गपशप मान लेते हैं। देखिए, जब इसकी बारे में जो लिख रहे हैं बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं देयर आर 4 कंट्रीज दैट वेंट ऑन द मून, 4 मुल्कों ने वहां गए। तो पहली तो वो बात गलत है, क्योंकि एक उनमें से 4 में से एक मुल्क तो उसका वजूद ही नहीं रहा। द सोवियत यूनियन डज नॉट एग्जिस्ट। और रशिया ने अपनी काबिलियत पिछले हफ्ते बता दी कि इट कैन नॉट डू इट। तो टू गिव रशिया क्रेडिट फॉर व्हाट सोवियत यूनियन डिड इज नॉट फेयर। तो बेसिकली 3 मुल्क गए हैं चांद पे, वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया। रशिया ने अच्छी कोशिश की बट फेल्ड। सो दैट इज वन थिंग दैट शुड बी मेड क्लियर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें कि किसने नहीं भेजा। पूरे यूरोप ने एक भी नहीं भेजा चांद पे। डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, these countries which have been so developed, advanced, rich, इन लोगों ने नहीं पहुंचा। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप फेरारी में पहुंच गए तो पहुंच गए, ठीक है, लेकिन हम हमारी बग्गी में तो पहुंच गए। बट वी गॉट देयर। इंडिया ने $77 मिलियन में पहुंच गए वहां पर। इट्स सच अ लो कॉस्ट प्रोजेक्ट एंड फार मोर एक्यूरेट। लूना के 200 मिलियन खर्च किया रशिया ने ऑन दैट फेल्ड प्रोजेक्ट। सो इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। इंडिया की जो इंजेन्युइटी कहिए आप, उनकी इनोवेटिवनेस, सोच का हिंदी में अगर आप जुगाड़ करना है, दे हैव डन इट। एंड दैट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और और देखिए, ये ना मार्वल करना चाहिए। मैं अभी आज 1-2 शोज किया हूँ इस पर। तो 1962 में आईएसआरओ का प्रोजेक्ट किया था, उसी साल जिस साल चाइना से जंग हारी थी इंडिया। तो इंडिया जब इतना गरीब मुल्क था, हमारे साहब, मैं क्या बता सकता हूँ, 1960s में, फॉर ए स्मॉल एंड फॉर ए पुअर कंट्री टू हैव सच ए रिच विजन इज अमेजिंग ना। तो सोचिए आप 62 में ही सोच रहे थे कि हम स्पेस में जाएंगे। 75 में इंडिया का पहला वो सैटेलाइट गया, आर्यभट्टा। फिर उसके बाद 80s में इंडिया वेंट, फर्स्ट कॉस्मोनॉट इंडिया की तरफ से गए इनटू स्पेस। सो इंडिया हैज बीन परस्यूइंग स्पेस। ये कोई ऐसा फ्रीक चीज नहीं है, मतलब ये खुद चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 1 गया, इसके बाद 2 गया, उसके बाद 3। सो इंडिया हैज बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली। इंडिया ने कई सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। So it continues to show that India, even when it was poor and even when it was behind the rest of the world, it had a big vision. Vision of greatness हमेशा था। So that is एक remarkable चीज़ कि ना सिर्फ हम ये करके दिखाएंगे, हमें ये करना है। तो ये बात इस समथिंग, ये ना ब्राज़ील ने सोचा। जो इंडिया के लेवल के मुल्कों को देख लें आप, जो
ग्लोबल साउथ के हैं, उन्होंने नहीं किया, जापान ने नहीं किया, दे कुड हैव डन इट। अब कहते हैं कि नो वी हैव द कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज है। इट्स लाइक सेइंग मैं चाहा तो 50 सेंचुरी मार लूंगा। अरे भाई मार के तो बताओ, फिर देखेंगे। इस टॉक इज चीप ना, कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडिया। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्फीयर। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज नॉट ओनली ए डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज एन एडवांस्ड कंट्री। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ 3 मुल्कों के पास ये काबिलियत है टू डू। सारी दुनिया जमीन से चांद को देखती है, इंडिया चांद से जमीन को देखता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया इज ए डेवलप्ड एंड एडवांस कंट्री, एडवांस तो ठीक है, मुझे समझ आती है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यू गेट द डिविडेंड्स एंड यू मेक एन इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल आप कोविड में देखें, इंडिया ने बड़े इट मार्वलस जॉब इन फैक्ट, एंड इंडिया इज नोन एज ए ग्लोबल फैक्ट्री कहा जाता है फॉर वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन डेवलप्ड नेशन कैसे है, उसके लिए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो मच मोर इज नीडेड। या क्या आप समझते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल, आपको हमारे घर में एक साहब आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई चीज़ टूट जाती है हम उसको बुलाते हैं। वो वेस्ट इंडीज से, वो इंडियन है, जेवियर है उसका नाम। तो हम जेवियर को टेक्स्ट करते हैं, यार दरवाजा टूट गया, वो पीछे सुराख हो गया। या जेवियर आता है BMW में, है, काम करके जाता है मेरे घर पे। एक बार मुझे उसके पास जाना है, तो मैं जाके देखा उसका जो घर है वो मेरे घर से डबल कीमत का घर है। बट ही इज ए वर्किंग क्लास लेबर है, समझे ना। खेती, हमारी घास भी काट देता है, फ्लोरिंग भी कर देता है, बट ही हैज अ हायर इनकम। लेकिन वो हाई स्कूल पास है सिर्फ। सो नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट, ये पूछे ना आप। तो अगर खाली GDP कहे तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप थे। अगर डिग्रीज कहें तो मेरे पास तो 3 मास्टर्स हैं, 1 PhD है, सारे से 5 डिग्रीज हैं, एजुकेशन है, किताबें लिखी मैंने। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वैल्यू एज एजुकेशन। सो इंडिया हैज साइंटिफिक डेवलपमेंट, स्पेस एनर्जी है, इंडिया इज ए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन बॉम्ब भी है इंडिया के पास। इंडिया इज अ लीडर इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, IT में सबसे आगे है, सॉफ्टवेयर में देखिए। और देखें दुनिया में 3 मुल्क हैं विच आर रियली डूइंग वेल इन स्पेस, विच इज US, चाइना और इंडिया। लेकिन 1 and 3 के सारे इंजीनियर्स इंडिया से हैं। नासा इज ऑल्सो वेरी मच एन इंडियन आउटपोस्ट कह सकते हैं आप। सो इंडिया इज वेरी डेवलप्ड इन दैट सेंस। ये जो लफ्ज है विश्व गुरु इज प्रीटी गुड एप्लीकेबल है इंडिया के लिए। हाँ, ये और बात है कि इंडिया हैज गॉन थ्रू एक्सपीरियंसेस, अंग्रेज़ों की कॉलोनियल एक्सपीरियंस वगैरह, जिसके वजह से इट इज़ इनहेरिटेड पॉवर्टी, और फिर सो इट्स स्ट्रगलिंग टू कम आउट। लेकिन इंडिया ने पिछले 15 साल में तकरीबन 500 मिलियन यानी आधे बिलियन लोगों को गरीबी से हटाया है। दैट इज़ ऑल्सो ए मिरेकल। वो तो चांद पे जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिरेकल है। अभी भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर को सुने तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है 80 करोड़ लोगों को खाने भेजने की? सो देयर इज पॉवर्टी, देयर इज हंगर, बट देयर इज आल्सो अचीवमेंट एंड सक्सेस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और इस हवाले से करना चाहता हूँ। आपने कहा कि यूरोपियन यूनियन नहीं गए, चांद पे नहीं जा सके, जापान ने कोशिश की, इजराइल ने कोशिश की, यूरोपियन यूनियन के पास फंड्स हैं, पैसे हैं, बरतानिया के पास हैं, जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स। ये जो इंडिया का जाना है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें एक्वायर कर रहे होते हैं, और यू एक्वायरिंग इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, कि क्या है विच इज मेकिंग कि भाई इसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी बरतानिया ने व्हेन इट एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, तो इट वाज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, दैट वाज बेसिकली सिक्योरिटी। सो इसको इंडिया की ये जो चांद पे पहुंचना है, इसको प्रेस्टीज की में लेके जाएंगे या आप इसको साइंटिफिक उसमें लेके जाते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जब यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और बाकी नहीं गए, जबकि वो जा सकते हैं, बट दे डिडंट वेंट फॉर दैट। देखिए
अब ये राज की बात थोड़ी है, ये राज तो अब बाहर आ गया है ना कि इंडिया वांट्स टू बी द ग्लोबल हेजेमॉन, वर्ल्ड पावर। मेरी किताब आई है, आपके सुनने बल्कि वालों से मैं जिक्र ही करने लगा था, मैंने तो आपके चैप्टर का रिव्यू भी किया बल्कि उसमें जी। हाँ, इंडिया इज ए राइजिंग वर्ल्ड पावर, जाके डाउनलोड करें, फ्री में है, किताब पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त किताब है। इनफैक्ट मैं सारे ऑथर्स को इंटरव्यू भी करने वाला हूँ। मैं एम्बेसडर अकबरुद्दीन को इंटरव्यू किया 42 मिनट्स के इंडिया क्वेस्ट टू गेट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो हासिल करने के लिए। आपको पता है इंडिया कब से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है यूएन को? 1945 से। दोबारा कहता हूं, 1945 से। इट्स लाइक सेइंग के पेट में है माँ के और वो वहीं से रिफॉर्म शुरू कर दिए यूएन का। अभी 2 साल के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। सो इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू रिफॉर्म द यूएन। सैन फ्रांसिस्को की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे भी इंडिया हैड मेड सजेशंस on how to reform the UN Security Council. So India clearly has aspirations to become the world's greatest power. इसमें कोई शक की बात। And so the leadership feels that one of the ways to become that is to have space technology, because action is moving to space in the future. अब आप सोचिए, आप अगर इंडिया स्पेस स्टेशन बना लेता है और उसको पाकिस्तान के ऊपर स्टेशन कर देता है, नेक्स्ट टाइम आप जंग लड़े वहां से फायरिंग होगी, laser beams. So there is no contest, right? So it will be an entirely different kind of a major power. Plus we are going through a phase where हो सकता है कि 100 साल के अंदर शायद ये प्लैनेट को इवैक्यूएट करना पड़े। 1-2 साल। जिस तरह से हम तबाह कर रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। आपको पता है हर साल हमारे पास इज द हॉटेस्ट समर एवरी ईयर। हॉटर देन लास्ट ईयर, हॉटर देन लास्ट ईयर। सो तो आई थिंक कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंडिया का जो लोकेशन है लैंडिंग का ऑन द मून सदर्न पोल, वहाँ इसलिए है कि वहाँ पे आइस वाटर है। तो वहाँ पे अगर बेस बनेगा तो वहाँ बनेगा क्योंकि वहाँ पे पानी भी है। पानी से आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगा। हाइड्रोजन से आप फ्यूल कर सकते हैं। सो दैट विल बिकम ए काइंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, वे स्टेशन, जहाँ पे आप जाके रिफ्यूल करके फिर मार्स की तरफ यू गो फॉर द नेक्स्ट जर्नी। सो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। अगर आप समझे कि अब ये टेक्नोलॉजी प्राइवेटाइज हो हो जाएगी इंडिया में, तो यू विल आल्सो हैव कि भाई चले आपको वीकेंड का टूर, जाते हैं ताजमहल देखते हैं, फिर जाके चांद पे नाश्ता करके आ जाते हैं वापस 3 दिन 4 दिन के अंदर। दैट्स गोइंग टू हैपन। मेरी तो बड़ा, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कि मुझे कॉन्वर्सेशन करना है स्पेस में से एक मरने से पहले। तो मैं जाऊंगा ऊपर और वहां से एक शो जरूर। डॉक्टर साहब, इसमें एक क्वेश्चन तो बनता है लेकिन वो फिर कभी करेंगे। लेकिन ये जो आपने भी सवाल किया है ना कि ये वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस जो है, इस पे खैर अमेरिका रूस वगैरह तो काम कर चुके हैं, लेकिन ये इस पे हम किसी दिन बात करेंगे कि इंडिया, हाउ इनसिक्योर इज पाकिस्तान विद दिस इंडियाज साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आई थिंक उनके पास वक्त ही नहीं है सोचने इस चीजों का कि टू बिकम इनसिक्योर, कि वो उनको फिक्र हो रही है या नहीं। उनको अजीब चीजों की फिक्र है। उनको इमरान खान क्या कर रहा है कल, उसकी फिक्र है उनको। मेरे अपार्टमेंट का किराया नहीं आ रहा है। उसकी फिक्र है। लाइक इट इज नॉट। मुझे हंसी आ रही थी, सोच रहा था मैं पाकिस्तान के बारे में, जब ये देखा तो मैं बोला अगले साल जब ये टेलीस्कोप लेके ईद का चांद देखेंगे तो उनको इंडिया का झंडा नजर आएगा। जब इंडिया का नजर आ जाएगा, इंडिया का झंडा, तो कहेंगे अरे वाह, ईद हो गई, चलो ईद मनाते हैं। रोजे रखना शुरू कर। मैंने बल्कि आई ट्वीट भी इस पे थोड़ी सी की थी। मैंने कहा जी पाकिस्तान की उलमा रीचिंग मून, वो सारे टेलीस्कोप में लगा के बैठे हुए हैं वहां पे। सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। बल्कि आपको डॉक्टर साहब जी बोले 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 इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि सिवाय मुसलमानों के छोड़ के बाकी सब चांद पहुंच गए, एथिस्ट भी पहुंच गए। सो क्रिश्चियंस, यहूदी। देखिए, जब अमेरिका जाता है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई बर्तानिया वगैरह, आई डोंट नो इसराइल का स्पेस प्रोग्राम है या नहीं, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट जो यूएस के वजह से दूसरे फ्रेंच वगैरह, मतलब उनको मिल जाती है ना वो टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस। अगर उनको सैटेलाइट्स लॉन्च करना है तो अमेरिका कर देगा उनके लिए। सो आई थिंक कि अमेरिका के डेवलपमेंट के वजह से थोड़े यूरोपियन नेशंस
वास्ट चीजों में अंडर डेवलप्ड हो गए, जैसे कि दे डिड नॉट गो फॉर न्यूक्लियराइजेशन, जैसा स्वीडन वगैरह है। तो उनका मतलब दे हैव द क्रिश्चियन उम्मा तो है ना वेस्टर्न उम्मा, तो वेस्टर्न उम्मा इज डूइंग प्रीटी वेल इन दैट सेंस। अब एथीज भी पहुंच गए, रशियंस भी पहुंच गए, हमारे लोग पैसे दे के जाएंगे तफरी करने। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। सऊदी पर जा चुके हैं ना। सो वी आर बिकम यूजर्स ऑफ साइंस, कंज्यूमर्स ऑफ साइंस, नॉट प्रोड्यूसर्स ऑफ साइंस। इंडिया में तो नहीं बोल सकते, एटलीस्ट हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, ही वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज अ स्पेस साइंटिस्ट थे वो। तो इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स, औरतें भी हैं हु आर डूइंग ग्रेट जॉब इन साइंसेस वगैरह। रिलेटिवली पीछे हैं बट दे आर डूइंग a good job. But I think from a security perspective, सोचिए आप कि how long will it take for Pakistan to do this? डॉक्टर साहब हो सकता है पाकिस्तानी जज्बाती हो के थोड़ा इस पे प्लान कर ही लें, उन्हें कहा बेशक बाकी सारा कुछ तो है लेकिन ये चांद पे भी जाना है यार। एनी हो, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की आपको स्ट्रेटेजिक याद है डेफिनेटली वो जब सोच रही होती है। न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे ना, तो इंडिया में जोक चल रहा था कि पाकिस्तान को 2 हफ्ते लगे टू टेस्ट इट्स वेपन्स, बिकॉज वो वाहिद एक पाकिस्तानी जिसको चाइनीज आती है पढ़ना, वो छुट्टी पे गया हुआ था। सो व्हेन ही केम बैक, फिर उसने पैकेजिंग वगैरह खोल के फिर बॉम्ब को टेस्ट किया। सो मैनुअल पढ़ के। सो आई थिंक देयर आर ह्यूज एडवांटेजेस जो इंडिया को अब कॉन्फिडेंस आएगा इन इट्स साइंस। यस। जैसे आईपीएल के वजह से लोगों को क्रिकेट खेल के इंडिया में कल्चरल चेंज आ गया आईपीएल के वजह से, वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन स्पोर्ट्स एज ए करियर, राइट। माँ बाप पैसे खर्च करने लगे, अगर बच्चा शो इंटरेस्ट किया तो कोचिंग के लिए भी जा रहे हैं, अच्छा इक्विपमेंट। तो आई थिंक चंद्रयान विल हैव द सेम इफेक्ट वंस अगेन इंडिया में, और एंथुसियाज्म फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग बढ़ जाएगी। एंड प्राइवेट सेक्टर भी डॉक्टर साहब इसमें काफी ज्यादा जो है वो आ चुका है देखिए, इसमें। मैं भी एक जमाने में इंजीनियर हुआ करता था। तो मेरे क्लास में एक लड़का था अशर फरहान, काफी मशहूर है, आई होप ही इज लिसनिंग। सो ही लिव्स इन हैदराबाद। उनकी वालदा इज अ वेरी फेमस, शी इज वेरी फेमस इन पाकिस्तान। उनका नाम है जिलानी बानो, उन्होंने बहुत सारे नावलें लिखी हैं। सो शी इज वेरी फेमस इन पाकिस्तान। सो फरहान इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन माय क्लास हु इज ए गुड इंजीनियर। यानी बाकी तो सब नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए डिग्री हासिल कर लिए थे, बट ही इज जेन्युइन। तो उसने 2 साल पहले he became the first private person to send a satellite into space. तो उसका ऑलरेडी उसका सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग। सो इंडिया में देयर इज नाउ प्राइवेट इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, और इंडिया में अब बिलियनर्स भी है। लाइक अंबानी माइट थिंक कि अगर इलॉन मस्क रॉकेट बना के स्पेस में भेज सकता है तो हम क्यों नहीं भेज सकते, राइट। तो पता है वो 2.5 लाख, मैंने जाके देखा वो, तो जो बेजोस का जो रॉकेट गया था, इट उसकी फीस थी $254,000, यानी $250,000, और 11 मिनट पूरी ट्रिप। आप 3 मिनट स्पेस में रह के वापस आ जाएंगे। तो टू मी दैट डिडंट साउंड, जब तक अपना यार कैमरा ठीक वेट करे तक खत्म हो जाएगा, तो मुझे तो शो करना है वहां से। तो आई थिंक कि 10 साल के अंदर वो गिर जाएगी कीमत। इट विल कम डाउन टू यूएस में $50,000-60,000 फॉर मे बी 24 आवर्स इन स्पेस। इंडिया में और भी सस्ती हो जाएगी, तो मैं वहां इंडिया जाके फिर इंडिया से आई विल गो इनटू स्पेस। मुझे ऐसी मुझे मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके आगे से दोस्त हैं, उन्होंने चांद पे जमीन खरीदी हुई है। और मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने वो पेपर देखे हैं, मुझे उन्होंने, मैं आई वाज इन यूएस, उन्होंने मुझे कहा एक डॉक्यूमेंट है आप लेके आ सकते हैं, पता नहीं मून का कुछ उन्होंने नाम लिया। मैं अगर ले आऊंगा, मैंने कहा वो टेलीस्कोप स्कोप वो नहीं है, मुझे नहीं पता कि मून समथिंग उन्होंने लिखा। जब वो आया तो वो सफ़ेद थे, मैंने कहा इसमें क्या चीज़ है, मैं देखूँ तो सही। जब मैंने उसको खोला तो उसमें तो धागे पता नहीं क्या 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 ना, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान में जमीनें कहाँ पड़ गई जो चांद पे जा रहे हैं। नहीं, इट इज लाइक इट इज सपोज टू बी ए गैग गिफ्ट, कहते हैं ना, तो तोहफतन आप एक आध रैंच खरीद लें चांद पे। बट इट विल बिकम ए लीगल प्रॉब्लम। मैंने शायद आपको बताया था कि एक केस हुआ था फ्लोरिडा में, जब एक बंदे ने नासा को सू किया था कि तुमने मेरी जमीन पे लैंड किया है, और यू हैव टू पे रेंट।
तो नासा सोचा कि हम कोर्ट को जाके इससे लड़ेंगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, लेट्स पे द रेंट। उसने ज्यादा पैसे नहीं मांगे थे। एंड देन सडनली लोगों ने कहा डोंट डू दैट बिकॉज इट विल बिकम प्रेसिडेंट हो जाएगा ना, फिर लीगल प्रेसिडेंट। तो अब कोई बंदा आगे देखा कि अरे इंडिया ने मेरे जमीन पे लैंड किया है सो आई वांट माय मनी फॉर रेंट। सो आई थिंक विल सी व्हाट हैपेंस अगर वो अमेरिका के, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब झंडे लगा के टेरिटरी क्लेम करना शुरू कर देंगे कंट्रीज ऑन द मून, राइट। तो अभी फॉर एग्जांपल आर्कटिक अंटार्कटिका में भी लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वी हैव नॉट फुली क्लेम्ड, मतलब किसी ने जाके बसाया नहीं लोगों को सेइंग अब ये हमारी जमीन है। बट चांद पे हो सकता कि पीपल माइट स्टार्ट डीमार्केटिंग एंड सेइंग कि ये हमारा इलाका है। सोचिए आप, आज से 25-30 साल पहले लिथियम को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था, राइट। बिकॉज नहीं पता था कि बैटरीज की हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी, तो बैटरीज की इतनी, लिथियम इज सो क्रिटिकल फॉर बैटरीज। सो इमेजिन इफ वी हैव ए क्रिटिकल ओर जो चांद पे मिलता हो आपको, तो ऑयल के वैसा हो जाएगा ना, इट विल बी द न्यू ऑयल। सो पीपल माइट एक्चुअली फाइट, कंट्रीज माइट फाइट टू कंट्रोल दैट पार्ट ऑफ द मून वेयर यू कैन माइन दैट पर्टिकुलर ओर। ऑलरेडी ये मतलब दीज आर, ये तो 10-15 साल पुराने आइडियाज हैं, पीपल आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट कि स्पेस में माइनिंग करेंगे। आपने अवतार मूवी नहीं देखी? माइनिंग कंपनी थी वो, जाके लूट रही थी क्या पंडोरा व्हाटएवर दैट वाज इसमें। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। इसमें माइनिंग अगर कोई रेयर मेटल्स वगैरह वो निकल जाते हैं, सो देन दैट विल हैपन। आपको पता है थोड़े सर्जरी स्पेस में बेहतर होती हैं जमीन के, बट लाइक सर्टेन काइंड ऑफ सोल्डरिंग ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ चीजें। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि चांद पे जहाँ ग्रेविटी बहुत कम है कंपेयर टू यहाँ पर, देयर माइट बी अदर प्रोजेक्ट्स दैट पीपल माइट लॉन्च, या इट माइट बी ए बेस जहाँ से आप स्पेस में फैक्ट्रीज बना सकते हैं जहाँ पे इस तरह की फाइन सोल्डरिंग वगैरह हो सकती है, या मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड जो अर्थ के एटमोसफियर में नहीं हो सकती। प्लस ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आई डोंट नो व्हाट माइट हैपन। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट जो ब्रिक्स की आपने बात। वो स्टार ट्रेक के शोज देखे हैं, कैप्टन कर्क वाले? बीम मी अप स्कॉटी कहता था उसमें, कान के इस तरह होते थे आगे ना, अब एयरपॉड्स तो आपके पास भी है, मेरे पास हाथ लगा चलता है, हाथ ऑफ लगा ऑफ हो जाता है, इट्स द सेम। सो मतलब जो साइंस फिक्शन वालों ने इमेजिन किए हैं, वी आर सीइंग दैट इन आवर ओन लाइव्स ना। वे आर इनटू इट, बिल्कुल ऐसे, और वो चीज़ें मिल गई। डॉक्टर साहब, ये जो चाइना कह रहा है कि एक्सपेंशन होनी चाहिए ब्रिक्स की, कि सुनने में आ रहा है कि 22 ममालिक जो हैं उन्होंने कहा है कि वो ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस इज दिस? आपने लास्ट टाइम एक दफ़ा मुझे कहा था कि इंडिया इज एससीओ इज अ मेजर एंटी वेस्ट ब्लॉक, जो सेम इज फॉर ब्रिक्स आई थिंक। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं लूला, वो भी चाइना जाके तारीफ़ें करते हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट तो खैर खुद ही एयरपोर्ट चले गए शी जिनपिंग को लेने, एंड पुतिन एज वेल। तो हाउ डू यू सी दिस, ये जो एक्सपेंशन 22 मुल्क ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें ऐसे हैं जिन्होंने जो जो प्रो यूएस वेस्ट भी हैं, तो क्या फिर ये ज्वाइन मल्टीपोलर? करना तो 40 चाहते हैं, 22 ने एप्लीकेशन भर दी, 22 मुल्कों ने एप्लीकेशन भर दी। मैं ब्रिक्स से आने से पहले एक मजे की बात आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैं अपनी एहसान की किताब को रिसर्च कर रहा था मोरक्को में, जब जो पहली ट्रिप थी मुझे याद है, तो मैंने काफ़ी सूफियों को इंटरव्यू कर रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हो रहा था, बड़े वो मिरेकल्स की बातें बहुत करते हैं, और हर बंदा उनका मिरेकल कर रहा है, मतलब हर छोटा छोटा सूफी है यार, किसी ने सुना नहीं। मैं बोला अच्छा इतने मिरेकल्स करते हैं, जरा मुझे लॉटरी का नंबर तो बताओ, चलो 50-50 हम शेयर करेंगे, लेकिन वो बड़े मिरेकल्स, मैं तंग आ जा रहा था। तो मैंने एक, यहाँ पे एक प्रोफेसर थे सुलेमान यंग अफ्रीकन, उनको मैंने फ़ोन किया वहाँ से मोरक्को से, बोला मैं बोला ये सूफियों से मैं तंग आ गया हूँ, ये मिरेकल्स की बातें करते हैं, रैशनल डिस्कोर्स कुछ कर नहीं रहे हैं।
तो इसे तुमको इतनी ताज्जुब क्यों हो रहा? तुम क्या अपनी आवाज नहीं फेंक रहे हो 9,000 मील दूर? मैं तुमसे 9,000 मील दूर बैठा हुआ हूं, एंड वी आर लुकिंग एट ईच अदर एंड वी आर टॉकिंग. व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ दिस एज मिरेकल, मिराकुलस? सो जो हमारी जब साइंटिफिक डेवलपमेंट इतनी हो गई इंसान की कि वी आर एबल टू प्रोड्यूस थिंग्स विच आर मिराकुलस, स्पेशली अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आप देखें, नाउ वी हैव कंप्यूटर्स हु कैन राइट बेटर एंड पेंट बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स. सो जो साइंस की तेजी से तरक्की कर रही, जो मुल्क साइंस पे तवज्जो नहीं देंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे. दे विल बिकम स्लेव कॉलोनीज, लेबर एंड मार्केट फॉर कंट्रीज विच बिकम साइंटिफिकली एडवांस्ड. कमिंग बैक टू ब्रिक्स और एससीओ, देखिए एससीओ की इंपॉर्टेंस ये थी कि इट वाज तकरीबन 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी. इनिशियल फोकस उसका सिर्फ सेंट्रल एशिया पे था, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अब तो ईरान भी आ गया, आने से इसकी स्कोप बढ़ गई. देखिए, द मोमेंट यू इंक्लूड इंडिया इट बिकम्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर ना. सो एससीओ वाज द ओनली मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूएन की तरह ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेक्रेटेरिएट है. जैसे G7 और G20 का कोई सेक्रेटेरिएट ऑफिस नहीं है, दे आर जस्ट फोरम्स. जैसा ब्रिक्स है, ब्रिक्स इज जस्ट ए फोरम, बट ब्रिक के पास बैंक है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है. सो एससीओ वाज द ओनली बिग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ इज, जिसमें कोई वेस्टर्न मुल्क नहीं है. और ब्रिक्स भी एक ऐसा इदारा है, ऐसा फोरम है जिसमें कोई वेस्टर्न नॉर्दर्न मुल्क नहीं है. द ओनली ऑड मैन आउट उसमें रशिया है, वरना यू कुड से इट्स ए ग्लोबल साउथ थिंग. और मैं तो शुरू से कहता हूँ रशिया इज लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स, which is like talking about Pakistan, which is also a third world country with nuclear weapons. So in that sense it is a representative of the global south in that sense. और especially China ने कोशिश की है to make BRICS the counter to G7. G7 2008 के करीब जब फॉर्मलाइज करने की बात आई थी ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स वाज जस्ट 8% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, whereas G7 वाज ओवर 65%. पता है आपको ग्लोबल जीडीपी है, और मैं ये सिर्फ 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ. अब G7 has become 43% और ब्रिक्स इज नाउ 26% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी. एकदम गैप कितना रिड्यूस हो गया है ना. 8 से 65 ले ले, तकरीबन 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी का फर्क था. इट हैज श्रंक टू जस्ट 17. सो अगर आप ब्रिक्स को देख रहे हैं, यू कैन से कि दिस कैन बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सदर्न ग्लोबल साउथ का configuration because of the simple size of the economy. अगर उसमें जो कंट्रीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अर्जेंटीना को ले लें आप, इंडोनेशिया को ले लें, थोड़े बहुत जो सऊदी अरेबिया, दीज आर ऑल्सो बिग, $1 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमीज हैं ये. अगर ये भी ज्वाइन करते हैं तो द गैप बिटवीन G7 एंड ब्रिक्स विल रिड्यूस. दे माइट बिकम इक्वल ऑन पैरिटी. So that is one thing. तो BRICS was initially just for mutual development. इंडिया भी तंग था वेस्ट मल्टीलैटरल फोरम्स को, मतलब जैसा मैंने कहा, यूएन को भी नहीं रिफॉर्म किया, ना वर्ल्ड बैंक को रिफॉर्म किया, ना आईएमएफ को. सो इंडिया थिंक्स के इंडिया इज इन ए मच मोर इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पोर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड. देखे चांद पे चले गए, लेकिन उनको सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस और चाइना में, इंडिया में कोई कंपैरिजन है नहीं है ना. इंडिया की इकोनॉमी इज गोइंग टू बी डबल ऑफ फ्रांस वेरी सून. सो India feels that it is not getting the due respect it deserves in the current global order. तो इसलिए उसको दूसरे जो अल्टरनेटिव फोरम्स है उसमें ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, G20 में, SCO में और अब ब्रिक्स में. लेकिन ये जो बेवकूफ़ी की ना चाइना ने इंडिया पे गलवान में, और वहाँ पे जो झगड़ा शुरू किया, अगर वो नहीं करता ना तो अब फटाफट एक्सपेंशन हो जाता ब्रिक्स का. अब इंडिया की पोजीशन ऐसी हो गई कि इंडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द G7. इंडिया को बुलाया भी गया था. इंडिया, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले साल या विद इन 2 years वो G7 G8 बन के इंडिया को इंक्लूड कर ले.
या इटली को निकाल के G7 ही रखे बट विथ इंडिया देयर, क्योंकि G7 के दो रिक्वायरमेंट है, द डेवलप्ड इकोनॉमीज प्लस लिबरल डेमोक्रेसीज ना, इंडिया फिट्स द बिल, चाइना रशिया डोंट फिट द बिल ऑफ G7 का जो डेफिनेशन है। तो इंडिया नाउ इज इन अ पोजीशन के सडनली इंडिया हैज बिकम लाइक ए ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया इज प्रिवेंटिंग द एक्सपेंशन, उतना तेजी से एक्सपैंड नहीं करना चाह रहे हैं ब्रिक्स। अगर ईरान आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है ग्लोबल ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स विल बी डोमिनेटेड बाय अथॉरिटेरियन स्टेट्स। तो ये बात जो बाइडेन कह रहा है कि दुनिया, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डेमोक्रेसीज एंड authoritarian regimes, G7 will be democracy and BRICS will be authoritarian, China, Russia, सिर्फ ब्राजील और इंडिया विद डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स रह जाएंगे उसमें। सो अच्छा वन ऑफ द, इसलिए वो रोक रहा है इंडिया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी छोटा क्वेश्चन आपकी डिस्कशन से निकला। आपने G7 एंड लिबरल डेमोक्रेसी की बात की। अगले दिन मैं सुन रहा था उनको, मुझे जस्ट मेरे जिन से नाम निकल गया उन स्कॉलर का, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो फॉरेन अफेयर्स में कि आई थिंक वो किधर आर्टिकल भी लिखा था इंडिया के ऊपर, जो बड़ा एशले टेलिस की बात कर रहे हैं। हाँ, एशले जे टेलिस को, उनको मैं फॉरेन पॉलिसी पॉडकास्ट में सुन रहा था 2-4-10 दिन पहले। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इंडिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक वेस्ट, बट इंडिया डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल वेस्ट। इंडिया पॉलिटिकल वेस्ट का हिस्सा था लेकिन अब नहीं रहा, लेकिन इंडिया इज स्टिल हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक वेस्ट। सो इन द पॉलिटिकल वेस्ट इट कम्स विद द डेमोक्रेसी एंड लिबरल डेमोक्रेसी, और वो सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आ जाते हैं। डोंट यू थिंक कि वो आपकी बात सही है कि G7 इज ऑल अबाउट लिबरल डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट? ये तो G7 को जो अपना स्टाइल है सब कुछ नीचे करना पड़ेगा टू ब्रिंग इंडिया इन, एंड वो सारी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी लिबरल डेमोक्रेसी की। वो जो ग्रुप हुआ है, कहाँ कनाडा, कहाँ फ्रांस, एंड कहाँ आप यू ब्रिंग इंडिया which qualifies economically, militarily, strategically because of the position, but वो जो वैल्यूज हैं उन पे जारी बात है, इशू है। सो इसको आप जो स्ट्रेटेजिक वेस्ट एंड पॉलिटिकल वेस्ट को कैसे देखते हैं? आई डोंट लाइक दैट डिस्टिंक्शन। लेट्स से कि मोदी इलेक्शन हार जाते हैं इंशाल्लाह 2024 में, तो विल दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट? नो, इट विल नॉट। प्रॉब्लम ये है कि जो आरएसएस और बीजेपी की जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है, जिसमें वो प्रेस को दबा रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो दैट हैज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कैंसिल कर दी, मणिपुर को इग्नोर कर दिया 2 महीने तक। सो देयर आर सम रिप्रेसिव थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन इंडिया बिकॉज ऑफ द वे नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी रूल। बट अगर नरेंद्र मोदी की राइट विंग गवर्नमेंट हार जाती है एंड देन यू गेट सेंटर लेफ्ट या सेंट्रिस्ट पार्टीज की कोalition आ जाती है, एंड सडनली फ्रीडम ऑफ स्पीच की रैंकिंग में इंडिया गोज अप within 2 years, then it will, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया इज अ लिबरल डेमोक्रेसी, राइट। ये और बात है कि जो इंडिया में जो चीज़ों की शिकायतें कर रहे हैं वेस्टर्न मुल्क, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इंडियाज आर्किटेक्चर, दे आर ऑब्जेक्टिंग टू इंडियाज डिपार्चर फ्रॉम इट्स वैल्यूज। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो चीज़ें गिर गई हैं। रिपोर्टर्स को बंद कर दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को बंद कर दिया, 2-2 साल तक बेल नहीं हो रही है। तो देयर आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रिप्रेसिव चीजें हो रही है। सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन, अब देखना, अब नेक्स्ट ईयर के तो रिपोर्ट्स तो और मजीद बहुत सख्त होंगे मणिपुर को लेकर। इंडिया में जब आप मणिपुर की बात करते हैं तो इंडियंस से, देखो 30 मंदिरें भी जल गई, सो दे सीम इट इज ओके कि 300 चर्चेस जले हैं। But the outside world is not looking at it like that. The outside world is looking at it saying, "अरे भाई 330 religious places have been burnt." So that shows that there is intolerance for religion. So that is where illiberal हो जाता है इंडिया। बट अभी तक उस पर कंसेंसस नहीं हुआ ना। इंडिया के इलेक्शंस काफ़ी फेयर हैं। अभी मैंने इंडिया के फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर को इंटरव्यू किया, SY कुरैशी साहब को, and he said something interesting when he was commissioner of India's election commission. वहाँ पे देखें आप, minority का बंदा was commissioner of election, और
उनको सारी दुनिया से इनविटेशन आते। मैं देखा न्यूयॉर्क टाइम्स में इतना ज़बरदस्त उनका इतना लंबा आर्टिकल है अबाउट हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, फेयर एंड free elections. So India has become a major training institute for countries which are learning how to have effective, free and fair elections. तो जो अमेरिका में सवाल उठता है कि इलेक्शन फेयर है या नहीं, तो इनके पास क्या मुंह से ये कहते हैं ना, ये मुंह और मूंग की दाल, ये क्या दूसरे मुल्कों को लेक्चर देंगे? इनका खुद फॉर्मर प्रेसिडेंट कहता है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। जब हिलरी क्लिंटन हारी तो वो भी कह रही थी कि इलेक्शन लूट गया था। अब ट्रंप हारा तो ट्रंप भी कह रहा है इलेक्शन लूट गया है। सो हाफ द कंट्री इन दिस इलेक्शन और दैट इलेक्शन इज सेइंग दैट द इलेक्शंस वर नॉट फेयर। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि स्ट्रेटेजिक, देखिए इसराइल का वो देखें आप, इसराइल भी तो इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कल्चर। क्या इसराइल इज लाइक लिबरल डेमोक्रेसी? नॉट एट ऑल। जितना पर कैपिटा जितना लोगों की आजादी इसराइल ब्लॉक करता है, कोई दूसरा मुल्क नहीं करता, राइट? 50% of the people in the country don't have rights who live within the borders of Israel. बट अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वेस्टर्न कंट्री G7 का किसी कंट्री ने ऑब्जेक्ट किया है? इट इज नेटो प्लस का मेंबर है वो इसराइल, एंड इट गेट्स द मोस्ट एड फ्रॉम द यूएस। अगर यूक्रेन की वजह से वो थोड़ा स्टेटिस्टिक्स बिगड़ गए हैं, बट अदरवाइज इसराइल इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एड फ्रॉम द यूएस। मिलिट्री एड भी जाती है, इकोनॉमिक एड जाती है, चैरिटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जाती है। सो आई डोंट थिंक even if India becomes less democratic, if it becomes part of the strategic west, India drag कर रहा है अभी भी उसकी feet, it's not fully committed अभी भी। क्वाड को ले लें आप। सो मैंने अभी एक इंडियन इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट यहाँ, विवेक रामास्वामी, उसकी जो स्पीच थी निक्सन लाइब्रेरी में, उसको रिव्यू किया, एंड वो इंडिया को लेकर अजीब अजीब बातें कह रहा था कि इंडिया को अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे देंगे जिस ऑस्ट्रेलिया और चिली को दिए हैं, तो इंडिया बेसिकली अंडमान सी और मलाका स्ट्रेट वगैरह ब्लॉक कर देगा इनके लिए। जैसा इंडिया की नेवी विल टेक ऑन द चाइनीज नेवी जस्ट फॉर हैविंग फ्री ट्रेड। I mean, no, but I don't think India will do that, but that is what the West expects. So if it becomes part of the strategic, पूरी तरह से of the Western strategy, then you are defending Western hegemony. ये चीज इंडियंस को क्लियर समझ में आ जाती है कि so I hope that they try to maintain their multi-alignment वाली पॉलिसी जितनी देर हो सके, बट इंडिया को मजबूर कर दे रहा है चाइना। आई डोंट नो व्हाई दे आर ट्राइंग टू डू दैट, दैट इज सो स्टूपिड। इतना बड़ा है चाइना साइज में, इट्स एग्जैक्टली इक्वल टू द यूएस। वो इधर उधर 20-25 स्क्वायर 100 किलोमीटर के लिए इधर उधर, आई डोंट नो व्हाई इट इज ट्राइंग टू रूइन। मतलब सालों तक चल सकता है ये झगड़ा इंडिया चाइना का विदाउट रिजॉल्विंग, एंड इंडिया को फोर्स कर रहा है टू बिकम पार्ट ऑफ द वेस्ट। और वंस इंडिया साइंस ऑन ना, अगर नेटो साइन कर दिया इंडिया या इस तरह की मिलिट्री अलायंसेस, देन फिर वो खत्म नहीं होने वाले, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना, सिक्योरिटी डिलेमा शुरू हो जाएगा ना दोनों मुल्कों में। सो वंस द सिक्योरिटी डिलेमा कैचेस ऑन, देन देखो आप ट्रेड। अब इंडिया जो लैपटॉप बैन कर रहा है, लोगों का कहना है कि इट इज बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। वो इंडिया का नुकसान होगा उसमें, दैट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। मतलब यू आर मूविंग अवे फ्रॉम, देखते लोग क्या कहते हैं, इंडिया की इकोनॉमी टेक ऑफ क्यों हुई? लिबरलाइजेशन की वजह से ना, 1991 के बाद से। तो अब ये डीलिबरलाइजेशन कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं टैरिफ्स की तरफ, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ। दैट इज हर्ट इंडियाज ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना टाइम्स है, और हर रोज बहुत कुछ नया आ रहा है, एंड नए नो एक्टर्स डाउट, मतलब हमारी इंडस्ट्री के लिए तो इट्स अ वेरी या इंटरेस्टिंग, और मतलब इंडस्ट्री ऑब्वियसली, हाँ। लेकिन ग्लोबली भी सारी बात है, जो लोग दोज वर इन बिजनेस, तो
definitely are very much into. नहीं, आज वो इतना घर में एक्साइटिंग नहीं था। मतलब 5 साल पहले आई डोंट थिंक इट वाज दैट एक्साइटिंग ऑन अ डेली बेसिस कोई नई yes चीज हो रही true है। या प्लस सोशल मीडिया की वजह से भी वी आर आल्सो लुकिंग एट थिंग्स क्लोज। यार ये शी जिनपिंग ने बिजनेस वाली मीटिंग में तकरीर क्यों नहीं की? यार is पेट में दर्द हो रहा होगा उसका, हु नोस उसने पता नहीं क्या खा लिया वहां पे। ही डिसाइडेड ही कुड गो। उसको हम जियोपॉलिटिक्स के तौर पे देख रहे हैं। ही शोड अप फॉर द मेन फोरम, ही गेव हिज स्पीच देयर। सो true true या true तो मे बी वो सोच रहा था कि लूना की तरह चंद्रयान भी शायद फ्लॉप हो जाए, तो उसका मूड खराब हो गया कि अरे वो तो सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई। Who knows? बिल्कुल सही है जी, obviously it gave confidence to Prime Minister Modi वहाँ पे चाइनीज मौजूदगी में मजा and आया होगा उनको ना तो हाँ, अनाउंस करते हुए, मजा आया खासतौर से। या ऑब्वियसली मतलब it's a इंडिया को लोग गरीब समझते थे हमेशा से, हाँ बट इट इज सो मच अहेड। मुझे याद है, मैं आई हैव हर्ड पीपल इन द अरब वर्ल्ड जब वो बात करते थे इंडियंस के बारे में, यू नो अगर इंडियंस छुट्टी ले लें पूरा मिडल ईस्ट बंद हो जाएगा। अगर 2 दिन की छुट्टी ले लें तो उनका कुछ ही नहीं होगा, ना डॉक्टर्स मिलेंगे, ना बिजनेसेस होंगे, ना आईटी, उम्रा हज भी नहीं होगा। आपको पता है इंडियन कंपनीज आर नाउ हैंडलिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वो उसके ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स वगैरह हर चीज। सो इंडिया इज मैनेजिंग द वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Thank you very much, Professor Dr. Mukhtar Khan sir. Sir, it was a pleasure talking to you. बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।